5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का 71 के बाद सबसे बड़ा लॉस है। 71 में भी ऐसा लॉस कोई नहीं हुआ था जिस तरीके का ये लॉस हुआ है। इस तरह की ये कॉम्बैट होना जिसमें 5 किसी भी एयरफोर्स के इतने टॉप लेवल के फाइटर्स गिर जाना और किसी एक एयरफोर्स का 5 जहाज गिरा देना, ये दोनों ही बहुत यूनिक चीजें हैं। ये जो सर्टेनिटी है कि ये 5 गिराए गए हैं, ये कहां से आती है? जब एक पायलट अनाउंस करता है कि मैंने जहाज को मार दिया है, तो उसकी सर्टेनिटी वहीं पे कायम हो जाती है, क्योंकि उसने मिसाइल मारा होता है और रडार के ऊपर उसकी जो टारगेट होता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तस्वीर गायब हो जाती है। इनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है जहाज के अंदर, और वो जो आपके सुपीरियर्स हैं वो उसको एडजस्ट देखते हैं और आपके क्लेम को वेरीफाई करते हैं। इंडिया का ऑपरेशन था, ये एक इन्वेजन था, कंप्लीट एक यलगार थी। 70 जहाज़ों की इस इन्वेजन को कंप्लीटली रोक देना तो नामुमकिन था। ये इकट्ठे नहीं आते 70-80 जो अच्छा। थे, ये उस वक्त हवा में इंडिया की तरफ थे। ये जो जहाज इंडिया के जिन्होंने मिसाइल्स लॉन्च किए, ये अपने एरिया में रह के, इनके पास वो किट्स हैं जो कि बॉम्ब्स को लॉन्ग रेंज कर देती हैं, लॉन्गर रेंज देन नॉर्मल। पाकिस्तान के पास भी वही सामान है। अगर हमारी बारी आएगी तो हम भी इसी किस्म की शायद कोई चीज इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ डॉग फाइट वगैरह का जमाना तो अब नहीं है ना। भारत ने जो पाकिस्तान पे जो टारगेटिंग की तो वो भी मिसाइल, तो ये मिसाइल्स की जंग थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की ये डॉग फाइट थी। डॉग फाइट अब एक 65 वाली डॉग फाइट होती थी, अब 71 वाली डॉग फाइट, यानी कि जब जहाज बहुत करीब करीब आपस में गन्स के साथ मारते थे। फिर जब मिसाइल्स का जमाना आया, ये रेडार्स के साथ फिर मिसाइल्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, उसको फिर टारगेट करते हैं, ट्रैक करते हैं। बड़ा इम्तहान था राफेल का भी, और पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट ऑपरेशन JF-17 थंडर। एयरक्राफ्ट्स की भी लड़ाई थी ना सर। पाकिस्तान का एडवांटेज ये था कि ना सिर्फ रेडार्स बहुत अच्छे हैं, J-10 पे भी और ब्लॉक 3 में भी और F-16 पे भी, बल्कि इन तीनों के पास जो मिसाइल्स हैं उनके पास अमेरिकन और इनके पास चाइनीज। जो राफेल है, राफेल में सुपीरियर हैं जो कि J-10 और JF-17 में हैं, और टक्कर के हैं जहां तक जो कि F-16 के अंदर है। 70 जहाज़ों के खिलाफ उड़ते हैं हम, खुद से 70 जहाज बनाते हैं, लॉन्च करते हैं और उनके खिलाफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसका नतीजा है। इंडिया ने जंगी जुनून पिछले 2 हफ्तों में जो बढ़ाया था, उससे लग रहा था कि जंग तो होगी, सो आज जंग हो गई। इंडिया ने अपनी फिजाई हुदूद से भावलपुर, मुरीद के कोटली, मुजफ्फराबाद में मिसाइल फायर किए। शहरी इलाकों में 6 सिविलियन टारगेट्स पे 24 मिसाइल अटैक हुए हैं, जिसमें 26 सिविलियन शहीद और 46 जख्मी हुए हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए बगैर जो ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की, उसको भी पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 1 घंटे में इंडियन 5 कीमती लड़ाका तैयारे भारतीय हुदूद में ही मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 1 सुखोई SU-30 और 1 MiG-29 एयरक्राफ्ट शामिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अखनौर, जम्मू, बरनाला और अंबाला में भारतीय फजाइया के इन फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े वहां से। हमारी अफवाज एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े एयर चीफ जहीर बाबर, उन्होंने और उनके उकाबों ने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी, और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ISPR के मुताबिक दुश्मन का कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, ना पाकिस्तानी तैयारे इंडियन टेरिटरी में गए, जबकि पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट महफूज रहे। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर और एक कॉम्बैट ड्रोन तबाह हुआ है। पाक फजाइया के शाहीनों ने मकबूजा कश्मीर में इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर और कई चेक पोस्ट भी तबाह की हैं। ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को
उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरख्वास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया माना जाता है। इसे पाकिस्तान पर अददी अक्सरियत हासिल है, लेकिन पाक फिजाइया को न्यूमेरिकल माइनॉरिटी के बावजूद इंडियन एयरफोर्स पर शुरू से कॉम्बैट कैपेबिलिटी में वाज़े प्रेफरेंस और बर्तरी हासिल रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास तैयारों के 31 स्क्वाड्रन है, जबकि PAF के पास 11 स्क्वाड्रन हैं, जबकि हर स्क्वाड्रन में 17 या 18 फाइटर जेट होते हैं। US थिंक टैंक ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पाकिस्तान के पास 328 फाइटर जेट और 90 बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसके मुकाबले में इंडिया के पास 513 फाइटर जेट्स और 113 फाइटर बॉम्बर्स हैं। PAF के फ्लीट में सबसे लीथल वेपन और टेक्निकल टूल पाकिस्तान के पास अमेरिकन F-16 और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हामिल JF थंडर हैं। JF-17 थंडर कामरा में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की यंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के इश्तराक से बनाया गया है। पाकिस्तान की दोनों फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांसीसी राफेल और मिराज और रशियन एयरक्राफ्ट सुकोई और मिग पर भारी रहे हैं। जंग सितंबर 1965 के हीरो पाकिस्तान के फाइटर पायलट MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 फाइटर जेट गिराए थे और एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। हालिया हिस्ट्री में पुलवामा वाक़े के बाद जब भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए थी, तो एक बार फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ ये कि इंडियन 2 तैयारे गिराए, बल्कि एक फाइटर पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। जबकि आज इंडिया को अपने ऑपरेशन सिंदूर की एक बार फिर बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है और ये भारी कीमत भारत से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अदा कराई है। The official handover is happening now, and this is quite momentous, and they are really making quite a ceremony of it. And there you are, he's of course being embraced by his Indian counterparts there, his military colleagues. Pakistan also claims that it has shot down 5 jets and a drone of the Indian Air Force, also claiming that 3 of them are Rafale jets. This is a very sophisticated French-made jet, which is really a prized asset of the Indian Air Force. इस पूरी सूरत हाल पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर पाकिस्तान को भारत पर बरतरी दी है, पाकिस्तान को भारत के साथ एक महदूद जंग जितवाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, स्ट्रेटेजिक उमूर, डिफेंस उमूर, सिक्योरिटी उमूर के एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट भी। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि ये जो इनकाउंटर हुआ है रात को, जो तकरीबन बहुत ही हॉट किस्म का एक इनकाउंटर तकरीबन 1 घंटा तो ज़रूर जारी रहा है, ये ऑल आउट वॉर नहीं थी तो क्या था? जी, बड़ी हद तक तो इसको ऑल आउट वॉर ही कहेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स या एयरफोर्स के हिसाब से तो ये ऑल आउट वॉर ही थी। यानी किसी भी किस्म की वॉर के अंदर इस किस्म का जो कॉम्बैट की जो एनवायरनमेंट होती है, जहां पर मुखालिफ में भी आपके पास कोई 70-80 जहाज हों और आपके अपने भी 30-40 जहाज उड़ रहे हों उसी स्पेस के अंदर, तो उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना और कॉम्बैट में जाना। और आजकल तो कॉम्बैट भी ऐसी है कि उसको दूर से रेडार्स पिक करते हैं और दूर से ही टारगेट करते हैं और वेपन्स अपने लॉन्च करते हैं, और फिर जाहिर है कि करीब भी जाना पड़ता है कुछ जगहों पे और टाकरा भी हो जाता है आपका उनके साथ। तो ये सब चीजें होती हैं और उसके अंदर हमारे लिए तो एयरफोर्स के लिए तो ये एक हॉट वॉर है और वॉर ही ऐसी ही होती है, ऐसी ही होगी। हाँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल शायद सिवाय एक आध जगह पे, जैसा आपने जिक्र किया, ऑफेंसिव मिशंस नहीं किए जो कि जंग का एक मुकम्मल हिस्सा होते हैं। वो वाला हिस्सा है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारी में, अगर पाकिस्तान चूज करता है किस रास्ते पे चलना है आगे, यानी जवाब जो होता है जारियत का जो इंडिया ने की, या उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो हिस्सा
रह गया। अदरवाइज उसके अलावा तो यही जंग है। आपने दुश्मन के जहाज़ों को रोकना है, उनको तबाह करना है, उनको फिजा में ही खत्म करना है और टारगेट करना है। ये हमारी, और ये पूरा कॉम्बैट का एक, जिसे कहते हैं, एक एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर के यानी यू यू एक्चुअली स्वेट योर ब्लड आउट, जिसे कहते हैं कि खून जो है वो खून पसीना एक करना पड़ता है। और इट्स एक्चुअली फिजिकली एंड मेंटली वेरी वेरी एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिंग। और ये जो 1 घंटा कल रही है, ये शायद दुनिया की तारीख में ये एक वाहिद ऐसा मौका होगा कि 1 घंटा चलने वाली ऐसी जंग जिसके अंदर के हद दर्जा की इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इस लेवल की होती है कि गो के आप हिल नहीं रहे होते, लेकिन आप ड्रेंच्ड होते हैं स्वेट के अंदर अपने जो कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। तो ये उस तरह की जंग थी और दोनों अतराफ में ऐसे ही लड़ी जाएगी, ऐसे ही लड़ी गई मार्शल साहब, इसमें जो जो और ऊपर आई। इंडियन लॉसेस हैं, ये तो मतलब 5 एयरक्राफ्ट इस शॉर्ट पीरियड के दौरान लूज़ करना, वो शॉट डाउन होना, ये तो शायद आई एम श्योर कि 1971 की वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा लॉस है। और इतने शॉर्ट पीरियड में शायद दुनिया में भी ये एक अपनी तरह का एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट तो ये मतलब टॉप लेवल जो मशीन्स हैं, राफेल या मिग 29 या सुकोई, तो ये तो एक इंडिया का एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का 71 के बाद सबसे बड़ा लॉस है आई गेस। मेरे ख्याल से 71 में भी ऐसा लॉस कोई नहीं हुआ था जिस तरीके का ये लॉस हुआ है। बल्कि मेरे ख्याल में तो हवाई तारीख के अंदर सिवाय दूसरी जंग अजीम में शायद इस तरह का कोई एक आध वाकया हुआ हो जहां पर के जहाज बड़े करीब करीब रहते थे और जो लड़ाई थी वो बड़ी देर तक जारी रहती थी। आज के लिए मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर मॉडर्न मशीन्स के साथ इस तरह की ये कॉम्बैट होना जिसमें 5 किसी भी एयरफोर्स के इतने टॉप लेवल के फाइटर्स गिर जाना और किसी एक एयरफोर्स का 5 जहाज गिरा देना, ये दोनों ही बहुत यूनिक चीजें हैं। यानी पाकिस्तान के लिए काबिल तहसीन और काबिल फख्र चीज है, और उनके लिए काबिल क्या कहना चाहिए, परेशानी और पशेमानी दोनों है कि इस तरह उनके साथ हुआ। वो भी एक वाहिद एग्जाम्पल है कि जिस एयरफोर्स के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स इस तादाद में 1 घंटे के अंदर गिर जाएं, और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो अचीवमेंट है ही है। अहमद साहब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें कहीं इसकी डिनाइबिलिटी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पे ये क्लेम किया, यानी कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, ये CNN पे गए, ये BBC पे गए, ये स्काई पे गए, ये रॉयटर्स पे गए, टॉप क्लास इंटरनेशनल मीडिया पे जाके ये क्लेम किया कि ये हमने 5 जहाज़ जो हैं वो इंडिया के गिरा दिए हैं। और इंडिया ने एक अभी तक उसको ऑफिशियली डिनाई नहीं किया है। इसको किसी कहीं पे भी इंडिया की इसमें डिनायल नहीं आ रहा। अगर डिनायल पॉसिबल होता तो शायद ऑब्वियसली वो डिनाई करते या इसको ट्विस्ट करते या इसको स्पिन करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो सर्टेनिटी है कि ये 5 गिराए गए हैं, और आपने बताया कि ये डिफरेंट टाइप की कॉम्बैट थी, ये कहाँ से आती है? देखिए, इसमें तो तरीका ये होता है कि जब आप कॉम्बैट में जाते हैं तो जो वापस आके लैंडिंग के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप क्लेम करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने, और आजकल तो चूंकि एनवायरनमेंट ऐसी है कि दुश्मन के और अपने जहाज रेडार्स कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। तो जब एक पायलट अनाउंस करता है कि मैंने फलाने जहाज को, या वो जो जहाज जो टारगेट कर रहा था उसको मार दिया है, तो उसकी सर्टेनिटी वहीं पे कायम हो जाती है, क्योंकि उसने मिसाइल मारा होता है और रेडार के ऊपर उसकी जो को टारगेट होता है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तस्वीर गायब हो जाती है। वो जो उसका प्लॉट आ रहा होता है, जो उसका सिंबल होता है, वो सिंबल गायब हो जाता है। अगर सिंबल गायब नहीं होता तो उसका मतलब है कि वो किल या वो शूट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो, और रेडार बिल्कुल एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं कि 20 वो उस वक्त देख रहा होता है, इट इज 100% सर्टन उसका वो सारा इमेजेस आ रहे होते हैं। एक तो ये हो गया, और एक रेडार नहीं होता, बहुत सारे रेडार्स होते हैं जो कि देख रहे होते हैं। फिर आपके साथी हैं जिनके सामने आपके पार्टनर्स, आपके जो कॉम्बैट के अंदर जो आपके अपने साथी हैं, वो भी कंफर्म करें कि जी ये जहाज मेरे सामने उसने गिराया, मारा। तीसरा, आप वेपन्स कैरी कर रहे हैं और आपने मिसाइल मारे, जाहिर है वापस आएंगे वो वेपन, मिसाइल्स नहीं होंगे आपके पास। चौथा, आपके जहाज में जब आप फायरिंग करते हैं उससे पहले जितना भी रेडार का काम है, क्योंकि रेडार के ऊपर लॉक करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लॉक करते हैं, फिर उसको आप आगे ट्रैक करते हैं, और ट्रैक के बाद आप फायर करते हैं। तो ये सारी जो मराहिल हैं इनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है जहाज के अंदर। तो जब आप वापस आते हैं तो आप सिर्फ वो एक टेप है उसको बाहर निकालते हैं
और उसको चलाते हैं, और वो जो आपके सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स जो होते हैं आपके आपके चेन ऑफ कमांड के अंदर, वो उसको एडजस्ट देखते हैं और आपके क्लेम को वेरीफाई करते हैं कि अच्छा ये जो जो रिक्वायरमेंट्स थी जहाज को टारगेट करने के लिए, शूट डाउन करने के लिए, इस पायलट ने पूरी की या नहीं की। तो ये चौथा या पांचवा उसका प्रूफ है। छठा प्रूफ ये होता है कि जहां पर वो क्लेम करे, क्लेम हो जाता है रैकेज। अब रैकेज चूंकि इंडिया के अंदर गिरे हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। लेकिन खुशकिस्मती से सोशल मीडिया आजकल बहुत फाल है, और उसने तस्वीरें बना बना के और रिकॉर्डिंग्स ले लेके अब तक पूरा जो इंडिया का वो तो अमालनामा है वो सारी दुनिया के आगे पेश कर दिया, जो कि आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, पूरी दुनिया के आगे। और वो उसमें जो उन्होंने खुद कंफर्म किया वहां पे कश्मीर के अंदर, जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, कि 3 जो रैकेजेस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, यानी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। तो वो तो कंफर्म हो गया। चौथा बठिंडा में जो गिरा, जिसको आपने बरनाला कहा, उसके उसके वो भी एग्जैक्टली कंफर्म्ड। उनके अपने जो लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया, वहां पे रिपोर्टिंग हुई, उसके बाद कंफर्म किया गया कि जहाज गिरा है। और पांचवा जो है वो भी मेरे ख्याल में गिरा है, और चूंकि ये हमें 4 एब्सोल्युटली फुली कंफर्म्ड है, तो हमें यकीन है कि जो पांचवा, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक एब्सोल्युटली परफेक्ट किल है, तो वो भी 5वें किल है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें शो करती हैं कि जहां 4 सही है वहां 5वां भी सही है। तो इसलिए ना 5 से ज्यादा हमने क्लेम किए और ना ही है उससे कम। 5 जहाज फाइटर, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स इंडिया के, और मेरे हाल में एक उनकी यूएवी थी जो कि अनमैन्ड उनका व्हीकल था, जो कि बॉम्ब गिराने आया था गालिबन सियालकोट की तरफ, तो उसको भी गिरा दिया गया। तो इसलिए 5+1 का हम क्लेम करते हैं, और मेरा ख्याल है यही सच है और यही हकीकत है। अच्छा, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं इमाम साहब, आपने शुरू में उसका जिक्र भी किया और मुख्तलिफ सोर्सेज से भी आया कि जो ये इंडिया का ऑपरेशन था, ये एक इन्वेजन था जिसमें के दर्जनों एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया, और कई स्क्वाड्रन्स जो हैं वो एक साथ जो हैं वो पाकिस्तान पे की तरफ चले। 60, 70, 80 जहाज़ों की बात हो रही है, और पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो वो नहीं है। तो इट वाज एक कंप्लीट एक यलगार थी एयरक्राफ्ट्स की जो पाकिस्तान की तरफ आई, और दैट्स वाई कि ये जो 24 मिसाइल हिट किए मुख्तलिफ टारगेट्स पे, तो ऑब्वियसली इन 70 जहाज़ों की इस इन्वेजन को कंप्लीटली रोक देना तो नामुमकिन था। देखिए, ये इकट्ठे नहीं आते 70-80 जो अच्छा। थे, ये उस वक्त हवा में इंडिया की तरफ थे। यानी इंडिया की भी तो टैक्टिकल पोजीशनिंग है ना अपने इन पैकेजेस की, कि वो कहाँ पे उसको पैकेज कहाँ पे रखा, एक पैकेज को कहाँ पे रखा, दूसरे को कहाँ पे रखा, यानी कितना दूर दूर एक अपने मेन अटैक पैकेज से। अटैक पैकेज एक है और बाकी 2 डाइवर्जनरी पैकेजेस हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को ये डिटरमिन करना है कि अच्छा इनमें से थ्रेट कौन सा पैकेज बन रहा है। आमतौर पे ये होता है कि आप ऑफेंसिव जो होता है, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें हमने अटैक नहीं करना था, हम डिफेंसिव पे थे, तो हमने लॉन्च उस वक्त करना था जब हमें खतरा महसूस होता कि इस वक्त आप, यानी वाकई में खतरा बन गया है। जाहिर है हमारे डिफेंसेस तो अपनी जगह पे हवा में थे, लेकिन उस तादाद में, जिस तादाद में चाहिए था, वो तादाद आहिस्ता आहिस्ता, यानी आहिस्ता तो मैं कह रहा हूं लेकिन मिनटों में बनती है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान के डिफेंसेस हर वक्त हर जगह पे एक ही जैसे थे। तो फिर उसमें जो कमांडर होता है, बैटल कमांडर है, उस वक्त वो फैसला करता है कि मुझे कहाँ पे अपने जहाज इस्तेमाल करने हैं, अपने जो मेरे डिफेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि मैं वहां पे दुश्मन को सबक भी दे सकूं, उनको रोक भी सकूं। और फिर इस तरीके से, लेकिन ये जो जहाज इंडिया के जिन्होंने बॉम्ब्स लॉन्च किए या जिन्होंने मिसाइल्स लॉन्च किए, ये अपने एरिया में रह के, इनके पास वो किट्स हैं जो कि बॉम्ब्स को लॉन्ग रेंज कर देती हैं, लॉन्गर रेंज देन नॉर्मल। पाकिस्तान के पास भी वही सामान है, उसी किस्म का वो है। अगर हमारी बारी आएगी तो हम भी इसी किस्म की शायद कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, शायद उससे बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो उसको जो अपने एरिया में रह के लॉन्च किया जाता है, और उसने 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जाना है या 30 मील तक जाना है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल के वेपन्स इस तरह का जो होता है, अपने टारगेट की तरफ, जो हदफ की तरफ आसानी से चले जाते हैं, और फिर एंड में जाके वो फिर उसको टारगेट भी कर लेते हैं। सिस्टम्स इस तरह के बने हुए हैं जो कि हमारे पास भी उसी तादाद में, उसी तरीके से काफी अरसे से मौजूद हैं। और जो जहां तक जहाजों को गिराने का ताल्लुक है, वो वाले जो भी हमारे लिए थ्रेट बनता है, वो कमांडर डिसाइड करता है कि ये जहाज जो है ये हमारे लिए थ्रेट बन सकते हैं। ये सिर्फ एक एरिया नहीं है, ये दूसरी साइड से भी हमारे ऊपर हमलावर हो सकते हैं। तो फिर जहां पे आपकी फोर्स है, वहां पे बेहतर है, आपकी एनवायरनमेंट बेहतर है,
अब वहां पे अप्लाई करके जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस केस में ये हुआ, और उनको हमने तो 70-80 इकट्ठे नहीं आते, वो स्प्रेड आउट होते हैं 2-3 टुकड़ियों के अंदर। हो सकता है 25-30 का कुछ कॉम्बिनेशन हो, जो कि फिर जाहिर है, और 25-30 भी ऐसे नहीं होते कि वो इकट्ठे 25-30 उड़ रहे हो, उनमें से भी फिर आगे 4-4, 6-6 करके सेपरेटली टुकड़ियां होती हैं, जो कि फिर एक पूरे का पूरा ग्रुप बनता है 30 जहाजों का या 25 जहाजों का। तो इस तरह से काम होता है। तो ये मिसाइल्स फायर किए ना पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी, ये जो जहाज गिराए, ये हमने अपनी टारगेटिंग की और वो मिसाइल्स हुए। ये कोई डॉग फाइट वगैरह का ज़माना तो अब नहीं है ना हमारे साहब। और भारत ने जो पाकिस्तान पे जो टारगेटिंग की तो वो भी मिसाइल्स, तो ये मिसाइल्स की जंग थी। नहीं, जो भारत ने ड्रॉप किए वो बॉम्ब्स थे, और बॉम्ब्स इस तरह के जो कि ग्लाइड कर सकते हैं, जो कि ज्यादा लंबा सफर कर सकते हैं। उनके साथ विंगलेट्स अटैच कर देते हैं, छोटे छोटे विंग्स, जो कि उसको मिसाइल की तरह का बना देते हैं, और वो फिर लंबा सफर करके वहां तक पहुंच सकता है। 30-35 मील तक जाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि उन्होंने बॉम्बिंग की, बॉम्ब्स के साथ किट्स लगा के। हाँ, कुछ आप समझ, जिसको आप क्रूज मिसाइल बोलेंगे, उस तरह की एक आध चीज कोई उनको वो कैरी करे, जिसको वो कहते हैं उसका एक नाम है, मैं अभी आपको उसका नाम बता दूंगा, जो कि वो किट्स यूज करते हैं उसके लिए। जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का ताल्लुक था, पाकिस्तान एयरफोर्स की ये डॉग फाइट थी। डॉग फाइट अब एक 65 वाली डॉग फाइट होती थी, या 71 वाली डॉग फाइट, यानी कि जब जहाज बहुत करीब करीब आपस में गन्स के साथ मारते थे। फिर जब मिसाइल्स का जमाना आया, तो मिसाइल्स के साथ आपने 3-3, 4-4 मील दूर रह के, 2 मील दूर रह के मिसाइल से मारना शुरू किया। वो बिल्कुल मिलने की, एक दूसरे के साथ टकराने की जैसे कैफियत आ जाती थी, वो उसकी गुंजाइश नहीं रही, जरूरत भी नहीं थी। हो भी जाता था लेकिन जरूरत नहीं थी। तीसरी जो चीज सिचुएशन आई है, अब जब से रेडार्स हमारे जहाजों पे लगे हैं, लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं ये जो, और काफी अरसे से हमारे पास ये रेडार्स जो हैं, बल्कि 60 से रेडार्स का ताल्लुक है, लेकिन रेडार की क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती गई। तो रेडार्स जब से आए हैं, ये रेडार्स के साथ फिर मिसाइल्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है। रेडार से आप जहाज को पिक करते हैं, अपने टारगेट को पिक करने के बाद उस पर स्क्रीन के ऊपर, और उसके ऊपर आप करके उसको फिर टारगेट करते हैं, ट्रैक करते हैं, और फिर जब आपका वेपन की रेंज में आ जाता है वो, जो कि फिर से वही 25-30 मील, 20 मील, 10 मील, इस तरह की रेंजेस होती हैं, दैट इज व्हेन यू लॉन्च, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना, किस किस्म की सिचुएशन है। वो मैथमेटिकल जिसे कहते हैं ना कि वो सॉल्यूशंस ऑलरेडी फेड इन होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि अब आपका मिसाइल इस रेंज में है कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो वो फिर है, और उसके बाद फिर लॉन्च करने के बाद जहाज को कुछ देर तक जाना पड़ता है टारगेट की तरफ, और फिर जब अपना रेडार उसका मिसाइल का एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसका मतलब है कि अब वो 100% अपने टारगेट को पहचान के, वरना उससे पहले गाइडेंस वो पेरेंट एयरक्राफ्ट से ले रहा, मदर एयरक्राफ्ट से ले रहा होता है। तो इस तरह की आजकल की कॉम्बैट है, जो कि बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत मुश्किल होती है, और बहुत नर्व रेकिंग होती है, बहुत पसीने वाली होती है, और सिचुएशन अवेयरनेस बेइंतहा जरूरी है। ये वीडियो गेम नहीं है, यानी ये मैं एक क्लियर कर दूं लोगों के कॉन्सेप्ट में, शायद जिस तरह वीडियो गेम में खेलते हैं आजकल बच्चे, वो चीज नहीं है। ये रियल ब्लड एंड स्वेट और उसकी गेम है, जिसमें यू कैन डाई और यू कैन किल और यू कैन गेट किल्ड। अच्छा, ये तो जाहिर है एक जानिब पायलट की स्किल की अल्टीमेट इम्तहान है, वो एक काउंट करता है, लेकिन ये मशीन्स जो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे हमारी तरफ से JF-17 थंडर और फिर ये F-16 वगैरह, और इंडिया की जानिब से राफेल, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और बड़ा आज के ज़माने में मॉडर्न एयरक्राफ्ट समझा जाता है। अभी तो फ्रेश बाइंग की है इंडिया ने, या कंफर्म किया है कोई $7 बिलियन। तो ये उसका बड़ा इम्तहान था राफेल का भी। और फिर एक जानिब पाकिस्तान ने अपने आप को इक्विप्ड किया है, पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट ऑपरेशन JF-17 थंडर, फिर MiG-29 रशियन टॉप क्लास फाइटर, ये तमाम चीज़ें। तो ये आज ये इन मशीनों का, इन एयरक्राफ्ट्स की भी लड़ाई थी ना सर? देखिए, किसी भी जहाज के अंदर दो चीजें बहुत, बल्कि तीन कह लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, तीन चीजें बहुत ही अहम हुआ करती हैं जब ये कॉम्बैट में जाता है, जिस किस्म की कॉम्बैट आजकल लड़ी जाती है या पिछले 30 साल से लड़ी जा रही है। उसके अंदर सबसे पहले उसका एयरबॉर्न जो रेडार होता है, रेडार आपका जहाज के अंदर जो लगा होता है, वो रेडार सबसे की होता है कि वो कितना दूर तक देख सकता है, कितना स्ट्रांग है, कितनी पावर है उसके अंदर, और जिस किस्म की अगर कोई जैमिंग आती है तो उसके मुकाबले में वो किस हद तक फिर भी अपना काम कर सकता है और कौन सा बेहतर कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर
ECCM की यानी काउंटर मेजर्स की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर अपनी फाइडेलिटी होनी चाहिए, उसकी जो डिस्प्ले आता है वो किस क्वालिटी का है, उसके बाद कब कब किस हद तक वो अपना अपना ट्रैक जो है मेंटेन कर सकता है। यानी ये याद रखें कि ये सिर्फ सीधा सीधा काम नहीं है, दुश्मन भी आपको जैम कर रहा होता है, दुश्मन भी अपने मनूवर्स ले रहा होता है, तो उन तमाम चीजों का असर जो है वो आपका रडार किस हद तक झेल सकता है। पहली बात तो ये होगी। तो रडार होना ये असल में की है किसी भी चीज फाइटर को जांचने की कि कितना अच्छा रडार वो कैरी कर रहा है अपने साथ अपने अंदर। दूसरी बात, और ये पायलट नहीं ऑपरेट करना होता है, इसका कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, फंक्शन होता है, लेकिन ये खुद से करता नहीं है ऑपरेट। दूसरी बात, मिसाइल किस किस्म का वेपन है, वो वेपन जो कि कितनी रेंज तक, किस दूर तक वो जा सकता है और कितना दूर मार कर सकता है। जिसमें इसमें एक टर्म है जिसे कहते हैं फर्स्ट शॉट, यानी मैं तुम्हें पहले देखूंगा और पहले चला दूंगा। तो जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी जिस जहाज में होगी वो हमेशा दूसरे से सुपीरियर होगा, क्योंकि उसको फायर करने का या अपनी उसकी रेंज में आने का पहले मौका मिल जाएगा। जो दूसरा है वो टारगेट बन जाएगा, पहला अटैकर ये बन जाएगा क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा है, उसका रेडार बेहतर है। और तीसरी चीज इन दोनों की इंटेग्रेशन, यानी रेडार और मिसाइल आपस में कितना बेहतर तौर पे जुड़े हुए हैं और कितना ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अपनी मैसेजिंग और सिग्नलिंग कर रहे हैं, और ताकि ये दोनों मिलके एक टीम के तौर पे, और उनके बीच में पायलट बैठा हुआ है जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस तरीके से जांचे जाते हैं। तो रफेल भी बड़ा अच्छा जहाज है, बहुत अच्छा है, 4.5 जनरेशन का जहाज है। आजकल 5th जनरेशन की बात चल रही है, अमेरिका के पास तो है, चीन के पास भी है, और आगे मामला चलेगा तो 5th जनरेशन साउथ एशिया में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन 4.5 जनरेशन के अंदर रफेल, F-16, हमारे जो मॉडर्न F-16 हैं, और J-10 और ब्लॉक 3 बड़ी हद तक जो JF-17 ब्लॉक 3 है, ये सब के सब उस कैटेगरी में आते हैं। पाकिस्तान का एडवांटेज ये था कि ना सिर्फ रेडार्स बहुत अच्छे हैं J-10 पे भी और ब्लॉक 3 में भी और F-16 पे भी, बल्कि इन तीनों के पास जो मिसाइल्स हैं उनके पास अमेरिकन और इनके पास चाइनीज, वो जो रफेल है, रफेल में सुपीरियर हैं जो कि J-10 और JF-17 में हैं, और टक्कर के हैं जहां तक जो कि F-16 के अंदर है। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ट्रेनिंग का, पाकिस्तान को महारत का, पाकिस्तान के पायलट्स को कॉम्बैट जिसे कहते हैं कि एक सिचुएशन अवेयरनेस का, एक बहुत ज्यादा इस किस्म की फ्लाइंग कर करके पिछले 20 साल से, 25 साल से हम ये फ्लाइंग कर रहे हैं, इसी किस्म की फ्लाइंग कर रहे हैं। 70 जहाजों के खिलाफ उड़ते हैं हम, खुद से 70 जहाज बनाते हैं, उनको बनाते क्या बल्कि उनको लॉन्च करते हैं और उनके खिलाफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसका नतीजा है, उस इंडक्शन प्लान का, जो कि हमारे प्लान में था कि हम इस तरीके से जहाजों को इंडक्ट करेंगे। और फिर मेरा ख्याल है कि पिछले 5-7 साल में बहुत बेहतरीन तौर पे इनको इंडक्ट करके, और खासतौर पे J-10 जब मंगवाया और PL-15 लिया मिसाइल, तो उसने 5 पलट के रख दिया पाकिस्तान के हाथ जी। मैं साहब, जाहिर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो आज पूरी दुनिया में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। अभी आपने मेंशन किया, मैं देख रहा था कि ये जो PL-15 है, ये जो मैजिक हुआ जिसमें कि ये इंडिया के इस बुरी तरह से नुकसान हुआ है, इस मिसाइल का बड़ा कहा जा रहा है कि बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। जी वही मैं कह रहा हूँ, PL-15 क्योंकि रेंज ज्यादा है। अच्छा। उनका जो मीटियोर है जो कि रफेल कैरी करता है, फ्रेंच मिसाइल है, उस मीटियोर से ये जो है PL-15 की रेंज ज्यादा है। okay. तो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है फ्रॉम दीज J-10 जो कि हमारे चाइना से भी रिसेंटली इंडक्टेड है, और JF-17 ब्लॉक 3 जो कि प्लान्स में था ऑलरेडी के ब्लॉक 3 पे हमने जाना है। तो मेरा ख्याल है इनके रेडार्स और इनके मिसाइल्स की जो कंपैटिबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, वो भी बड़ी जबरदस्त लेवल की है, जहां पर के वो काम को आसान कर देते हैं और ज्यादा रेंज पे लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह का सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में इस मिसाइल की भी और रेडार दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उसने बहुत फर्क डाला। मेहमान साहब, एक और चीज़ है कि जो एक और बड़ी गवाही जो कि किसने किसका जहाज़ गिराया, कौन सा जहाज़ गिरा, ये तो पूरी दुनिया में इसको बड़े जो स्पेशलाइज्ड एक मीडिया है, स्पेशलाइज्ड जो ये पूरी इंडस्ट्री है, वो इसको बहुत गौर से देख रही होती है। उसके पास ज़राए हैं, तरीक़े हैं जिससे पता चलता है कि किस वक्त क्या हुआ। क्योंकि जैसे कि आज ये वाज़े तौर पे क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो रफेल की जो मदर कंपनी है फ्रेंच कंपनी, या जो चाइनीज़ कंपनी है जो कि इस जेंगडू जो कि इस J-10 और JF-17 थंडर में पाकिस्तान के साथ JV में रही है, इन कंपनीज़ को जो मार्केट्स हैं, जो दुनिया है, उसने बाकायदा उसको
फौरन अपना वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि जो राफेल की कंपनी है, मदर कंपनी, उसके शेयर्स बड़ी तेज़ी से गिरे हैं, और ये जो चाइनीज़ कंपनी है जेंगडू, इसकी लिस्टिंग में इसके शेयर्स जो हैं उसकी कीमत जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो गोया कि ये स्पेशलाइज दुनिया और इस इंडस्ट्री ने भी एक वोट दिया है और बाकायदा इस बात की गवाही दी है कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने जीती, JF-17, J-10 और F-16 ने, और राफेल और MiG-29 और ये दूसरे इंडियन जो आर्मर, ये उसने हारी। ये इसकी एक बड़ी गवाही है कि ये भी आई है। बेशक बेशक, इसीलिए तो कहते हैं कि मार्केट कभी झूठ नहीं बोलती, मार्केट हमेशा सच ही होती है। तो मेरे ख्याल में अगर मार्केट इसकी गवाही दे रही है तो मेरे ख्याल में इसकी गवाही बनती है। एक चीज हमें और भी याद रखनी है कि 2019 में जब MiG-20 इनके इंडिया के जहाज 2 गिरे, और उसमें F-16 चूंकि उसका हिस्सा थे, आज भी थे, पिछली रात को भी थे, तो उसका हिस्सा भी थे, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉशिंगटन में जब ये मुकाबला हुआ जिसमें 2 MiG-21 गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बोस्ट किया इस चीज के ऊपर। उन्होंने कहा कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का आपने कमाल देखा, और लॉकहीड और US जो था वो बड़ा प्राउड था इस चीज का कि हम उनके जहाज ऐसे पायलट्स के हाथ में हैं जो कि उसको हमेशा सुपीरियर लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, सुपीरियर लेवल के ऊपर अप्लाई करते हैं। वरना तो उनके जहाज दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन मेरे हाल में वो वैल्यू करते हैं कि वो जहाज, वो कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में आती है, उनको यकीन है कि हमेशा ये टॉप पे ही आएगी और टॉप पे ही रहेगी। सिमिलरली चाइनीज वुड बी सो मच हैप्पियर टुडे कि उनके जो कम से कम 2 एक उनका यानी J-10 और JF-17 तो हमारा है, तो JF-17 और J-10 जो है ये दोनों के दोनों इस तरीके से ऊपर आए हैं। हाँ, JF-17 में उनका जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है JF-17 में, तो उससे उनकी जो कंपनी है शेंगडू की जो कि ये बनाती है, तो वो जाहिर है कि उसके स्टॉक जरूर ऊपर गए होंगे। तो एमआई साहब ये फरमाइएगा, अब एक स्ट्रेटेजिक नौयत की बात करो कि भारत ने हमला किया, अपनी पूरी क़ुव्वत से किया, पाकिस्तान में 6 जगहों को निशाना बनाया, सिविलियन और मासूम लोगों को निशाना बनाया, 24 मिसाइल मारे किया। जो इंडिया का नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के डिफेंसिव पोस्चर में रहते हुए जो इंडिया को जितना बड़ा नुकसान हुआ है, अगर आप इसको एक बर्ड आई व्यू लें, ऊपर से देखें, तो ये हिसाब बराबर नहीं हो गया है हमारा उनका। अब मतलब कम से कम इस लेवल तक, इस 1 घंटे की जंग में अगर इसको पलड़े में डाला जाएगा तो पाकिस्तान का पलड़ा तो कुछ पहले ही भारी नजर आ रहा है इसमें। देखिए, मेरा ख्याल है कि यही एक सवाल है जो कि आज पाकिस्तान की पूरी क़यादत इसका जवाब ढूंढने में लगी हुई है कि इसका यूं समझ लीजिए कि किसी भी कैंपेन के अंदर, और हमें इसे कैंपेन के तौर पे लेना चाहिए क्योंकि कैंपेन के अंदर कुछ डिसीजन पॉइंट्स आते हैं, तो ये एक डिसीजन पॉइंट, और हमें हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो डिसीजन पॉइंट्स आते हैं, उनको रिकग्नाइज करना जरूरी होता है कमांडर के लिए, यानी लीडरशिप के लिए। तो एक डिसीजन पॉइंट आज ही आ गया जिसके अंदर के, जिस तरह आपने कहा कि एक तरह से मॉरल, देखिए इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको एक और, सॉरी मैं बात दोबारा इस पे आऊंगा। जब अभिनंदन गिरा तो उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि हम आप रिलीज करें वरना मिसाइल अटैक करेंगे पाकिस्तान पे, जिसके ऊपर फिर अमेरिका शामिल हुआ और उसने कन्विंस किया पाकिस्तान को कि अभिनंदन को छोड़ दिया जाए। यानी उस वक्त वो जो एक थ्रेट थी मिसाइल वॉरफेयर की उस टाइम प्लेन के अंदर, उसके अंदर जरूरी समझा गया कि ठीक है वो थ्रेटन कर रहा है तो हमने रिलीज कर दिया अभिनंदन को मामला को ठंडा करने के लिए। आज इंडिया जो है वो इस चीज के इंतजार में बैठा है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, यानी दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि पाकिस्तान का फैसला क्या होगा। अगर तो पाकिस्तान का फैसला ये होता है जो आपने कहा, तो क्या इंडिया उससे, मेरा ख्याल है कि बड़ी हद तक खामोश होकर बैठ जाएगा, क्योंकि सुबह से वो शोर मचा रहा है कि मैंने, अकॉर्डिंग टू देम, मैंने सिर्फ जो टेरर वाले जो थे या उनका जहां पे लॉजिस्टिक्स थी उसको टारगेट किया, मैंने पाकिस्तान की किसी ऐसी चीज को टारगेट, हम उसके बदले में कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मिलिट्री को किया, हमने सिविलियंस को नहीं किया, किसी इकोनॉमिक टारगेट को नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि ये इस डिसीजन पॉइंट पे क्या फैसला होना चाहिए। यानी आपकी बात सही है कि कुछ बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मामला बड़ी हद तक एक तरह से बैलेंस हो गया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ और शिकायत भी हैं, कश्मीर का भी है, इंटरस वाटर ट्रीटी का भी है।
तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, हमारे जो प्लेयर्स हैं, वो शामिल होके कम से कम इंडस वाटर ट्रीटी की हद तक, अगर कश्मीर नहीं तो उसके अंदर कुछ उसको स्टेटस एंटिको की तरह जा सकते हैं उसको। अच्छा, और अगर नहीं जाते हम उस तरफ, तो एंटी स्टेटस को की तरफ तो नहीं जाते, तो फिर तो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है इस चीज का। इसलिए कहीं ना कहीं पे एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी और हमें मिलकर इस मामले को उनको देखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम वही करते जाएं जो कि हम, जैसा हमने रात को किया, कि वी आर नॉट ऑन दी ऑफेंसिव बट वी विल बी ऑलवेज ऑफेंसिवली डिफेंसिव। ऑफेंसिवली डिफेंसिव यानी हमें जहां मिलोगे हम मारेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे तुम पे। क्या उससे भारत का मामला शायद उससे भी रफा दफा हो जाए कि वो अटैक ही नहीं करेंगे तो आगे कुछ होगा भी नहीं। क्या उससे मामला खामोश हो सकते हैं? तीसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि नहीं, अब हमने बदला जरूरी लेना है, हम लेंगे और हम वही करेंगे क्योंकि हमने कुछ कहा था कि हम तुम्हें मार के देंगे, तुम्हारे मुल्क में मारेंगे। तो उससे फिर जो कंट्रोल करना है वो मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे बात रुकेगी। फिर उसके बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं, कितनी देर तक चलेगा मामला। फिर जब मामला आए कि अच्छा पाकिस्तान को फैसला करना पड़े कि अच्छा अब दुनिया की बात मान जाए, इंडिया की बात, तो ये ना हो कि हम वीकर विकेट पे हों उस वक्त किसी की बात मानने के लिए। तो ये तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं। तो लेट्स सी कि हमारी जो कलेक्टिव विजडम है हमारी लीडरशिप की, वो किस तरफ लेके जाती है। लेकिन बात आपकी सही है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने न सिर्फ ये कि ये इंडिया के ये 5 फाइटर ख़ास तौर पे बड़ी अगर बात करें तो ये गिरा दिए हैं, उसके साथ ही हमें नहीं पता कि उनके पायलट्स वगैरह का क्या हुआ। दूसरी बात ये कि हमने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं LOC के उस तरफ, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं वो उनको डिसमेंटल कर दिया है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर है और बड़ी एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, पोस्ट्स हैं। मतलब उस लिहाज से हमें अपनी कौम के हवाले से तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि अभी हमने हिसाब नहीं चुकाया। हिसाब तो हम चुका चुके हैं ना सर। मतलब इसमें मज़ीद अब ये कहें कि हमने इसी तरह से अंदर जाके मारना है या मिसाइल मारना है तो वो एक अलग बात है, वरना हिसाब तो काफ़ी हद तक हमने चुका ही दिया है। मेरा ख्याल है हिसाब तो चुका दिया, हिसाब तो चुका दिया। और आज माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट और ख़ास तौर पे उनकी मिलिट्री का और एयरफोर्स का डिफेंसिव है, डिफेंसिव होगा। और वो बैकफुट पे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके साथ कल रात को क्या हुआ। इतने लॉसेस, इतने बड़े बड़े लॉसेस, और खास तौर पे एक ऐसी एयरफोर्स जो कि अपने आप को 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स और है, 4th लार्जेस्ट है वो एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद लेकिन उनके कमांडर, उनकी लीडरशिप, उनके पायलट्स का मोराल कहाँ पे होगा? उनके साथी जो पायलट्स थे जो कि फ्लाई कर रहे थे, जो कि टारगेट बने, उनमें से कितने हैं कितने नहीं है अभी हमें नहीं पता। ये तमाम चीजें किसी भी फोर्स के मोराल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक इस तरह की सिचुएशन के अंदर व्हेन यू आर ऑन द हाई, इट इज गुड टू क्विट, इट इज गुड टू क्विट व्हेन यू आर ऑन द हाई। लेकिन क्या इससे मोदी अपनी सोच बदल देगा? क्या उससे इंडिया अपना तरीकाकार बदल देगा? क्या दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के हमें फिर से कोई जारहाना कदम उठाएगा, जारियत करेगा? क्या दुनिया इस जो टाइम मिलेगा बीच में बिफोर पाकिस्तान रिएक्ट्स, इस टाइम में दुनिया अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है? हम कश्मीर का मामला उनसे नहीं करवा रहे, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो मसला है कि हर बार अटैक करके दहशतगर्द डिक्लेयर करके कोई हम जारियत कर देना, इसका मामला, ये चीजें हैं जो कि हमें किसी ना किसी तरह की एश्योरेंसेस चाहिए होंगी इससे पहले कि हम ये कहें कि अच्छा हम कुछ भी नहीं, मामले को यहीं पे रफा दफा कर देंगे। सुबह से वैसे ये शुरू से कोशिश ये रही है इंडिया की कि वो उसने प्ले डाउन किया है इसको, और इसका ख़ास तौर पर जब ये मिलिट्री ब्रीफिंग हुई तो 2 कर्नल लेवल्स की 2 लेडीज़ जो थी उन्होंने इस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पे बार बार इंडिया की तरफ से कहा गया कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बार बार जो था वो इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि एक खासा जो है वो डिफेंसिव पोस्चर रहा और काफ़ी लो की रखने की कोशिश की अपने नैरेटिव को इंडिया ने। जी बिल्कुल, और आपने देखा कि उनकी पोस्ट के ऊपर वाइट फ्लैग्स भी कुछ पोस्ट के ऊपर आ गए। मेरा ख्याल है कि ये पहले जो सुबह से ये काम जारी है कि सफ़ेद झंडा खड़ा कर दिया जो कि अमन की निशानी है या माफी की निशानी है या पीस की निशानी है। तो इसका मतलब था कि मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए, अगर मैं उस स्ट्रेटेजिक लेवल पर सोचूं तो इंडिया को चाहिए डिक्लेयर कर दे
जिस तरीके से ईरान ने किया था जब इसराइल के खिलाफ उसने एक्शन लिया था और कहा था कि अब हम इस यूएवी या मिसाइल अटैक जो उसने किया इसराइल के साथ खिलाफ, उसने कहा कि वी आर डन, यानी जब वो हो चुका तो बगैर ये देखे कि उनका नतीजा क्या हुआ, कितने इंटरसेप्ट हो गए, कितने पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा जी हमारा जो ऑफेंसिव था वो खत्म हो गया, अब हम और ऑफेंसिव नहीं करेंगे। तो या तो इंडिया को ये कहना चाहिए और कहे कि हम अब अनाउंस करें ऑफिशियली कि हमारा अब कोई और ऑफेंसिव नहीं है। बाकी जो मुल्क बीच में पड़ते हैं मामलात को सुलझाने के लिए, उनसे भी कहा जा सकता है जो भी तरीकाकार हो उसके अंदर एक अश्योरेंस दी जा सकती है इंडिया की तरफ से कि अब कोई और, क्योंकि ऑफेंसिव अब एक और पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा किसी किस्म का। और अब जो मामला होगा फिर उसका फिर जो है वो जवाब जाहिर है कि बहुत सख्त। फिर दूसरी बात यह है कि कौन सा ऐसा हम एक्शन करें जिससे कि हम ये बावर करा लें कि हमने इंडिया को वो सबक दे दिया जो कि हमेशा के लिए उसको बिल्कुल नीचे करके रख देगा। ये तमाम चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है बिफोर वी रीच दैट पॉइंट कि व्हाट इज द राइट पॉइंट टू क्विट एंड से ओके फाइन दैट इज इट एंड वी शुड नॉट कंटिन्यू दिस एनी फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, A to Z समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स को एक दंदान शिकस्त, दातोड़ शिकस्त हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों। वो कैसे मुमकिन हुई थी और उसकी तमाम तफसीलात सबूत के साथ हम शेयर कर रहे थे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब।